Students, I hope you are doing great and we are back with another chapter today, and today we will be discussing chapter 2, that is marketing and sales. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो हम इसको देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो एक बार क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो एंड्रॉयड यूज़र है वो प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। और जो एप्पल स्टोर बोलिए, एप्पल यूज़र हो वो ऐप स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप स्टोर नहीं हो तुम लोग। चलो, फिर जब ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे तो हमारा आइकन मिलेगा, उस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये सेगमेंट खुल के आएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, दैट इज फ्री मटेरियल, उस पर क्लिक करोगे और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे मार्केटिंग के साथ। मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ये अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है। और इस चैप्टर में तुम्हें बस मार्केटिंग, सेल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग ये सारी चीजें देखनी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, एक मैं तुम्हें ओवरव्यू देना चाहूंगी पहले अपना, फिर तुम इस पे आना, ठीक। देखो बेटा, दो चीज हैं, एक है मार्केटिंग, एक है सेल्स। हमें ना जब भी मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि यार मार्केटिंग भी तो सेल्स ही है ना, मार्केटिंग कर रहे हैं या तो मैम ज्यादा ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स ही तो है, बेच ही तो रहे हैं, इसमें क्या अलग है उसमें क्या अलग है, समझ में नहीं आता। बेटा एक चीज बोलूंगा ना, तो जो सेल्स है ना उसमें तुमने सही बोला, उसमें हम बेच रहे हैं, मतलब कि हमारा एक्सचेंज वाला पार्ट है। इवन इसमें प्रमोशन भी आ जाता है कि हमने कस्टमर को थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट कराया और प्रोडक्ट को बेच दिया, ठीक है। बट जो मार्केटिंग है ना वो सिर्फ प्रोडक्शन करके बेचना ही नहीं होता, जो कि सेल्स है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरे कस्टमर को चाहिए क्या। कुछ भी मत बना दो। सेल्स क्या कहता कि कुछ भी बना दो बिक जाएगा, नहीं, मार्केटिंग कहता ऐसा नहीं होता भाई। पहले आप जानिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या वांट है, उसको पहले समझिए। कैसे समझ में आएगा, अरे सर्वे कर लो, पता कर लो, सर्वे कर लो, फॉर्म भरा लो, आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। पता चल गया, फिर उसके बाद प्लानिंग करो कि क्या आपको बनाना है, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग वगैरह चीजें डिसाइड करो। उसके बाद प्रोडक्ट को बनाओ, फिर उसको आप बेचे, हाँ उसको आप बेचिए और कस्टमर को प्रमोट भी करिए, उसको मतलब अवेयर भी कराइए एडवर्टीजमेंट के थ्रू। बस मैम हो गया, बेच गया, खत्म नहीं बेटा। मार्केटिंग ये भी कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस भी दीजिए। तुम लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत बार तुम लोग के घर में ऐसे कॉल आता है, पूछते हैं कि सर आपने वो फ्रिज ली थी, सही चल रही है, सर्विस करवानी है आपको, आता है कि नहीं आता। ये होती है आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल्स के बाद भी कस्टमर को सपोर्ट देना। तो ये पूरा है मार्केटिंग। अब समझे कि सेलिंग जो है वो मार्केटिंग से तो सब पार्ट है। मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये शुरू होती है रिसर्च पार्ट से, मतलब जानने से कस्टमर को क्या चाहिए, और खत्म होती है आफ्टर सेल्स के बाद, मतलब आफ्टर सेल्स भी चलेगी, ठीक है। तो दिस इज मार्केटिंग। समझे तुम कि सेल्स छोटी चीज है और मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो मार्केटिंग बोल रहा है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, हाँ जी हाँ। तो एक प्रोसेस है जहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या। मैंने बताया ना कि सबसे पहले पता लगाएंगे कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। देन प्लान करेंगे कि हमको क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ब्रांडिंग क्या करे, लेबलिंग क्या हो, कैसा पैकेजिंग करे, वो सब। प्राइस डिसाइड करना, प्रमोट करना कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, या डिस्काउंट ऑफर लगा के बताना कि प्रोडक्ट है इसको आप खरीदिए। प्रोडक्ट को डिलीवर करना मतलब उनको बेच देना, ठीक है। क्यों, ताकि उनकी नीड को सेटिस्फाई कर पाओ। अच्छा, बस नीड सेटिस्फाई, अरे तुम क्यों बेच रहे हो इतना सब कुछ, प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो नीड सेटिस्फाई कर पाओ प्रॉफिटेबली, भाई अपना भी प्रॉफिट कमाना है सेटिस्फाई करते करते। तो मार्केटिंग वो पूरा प्रोसेस है जहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, फिर प्लान करेंगे, ठीक है, कि क्या बनाना है, ये वो प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, प्रमोशन करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। क्यों, ताकि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए प्रॉफिटेबली, ठीक है जी। तो हमने समझा मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का वो क्या है, मार्केटिंग क्या ऑब्जेक्टिव क्या है मैम, क्यों करी जाती है मार्केटिंग। बेटा ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है तुम्हें, मैम कस्टमर को बेचना है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है, प्रॉफिट कमाना है, ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है हमें कि प्रॉफिटेबली सेल करना है। प्रॉफिटेबली सेल करना है, वो भी नीड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है ना। तो पहला है तुम्हारा क्रिएशन ऑफ डिमांड। जो पहला एम है मार्केटिंग का वो है डिमांड को क्रिएट करना। भाई गुड एंड सर्विसेज खरीदे तो डिमांड तो आए, वो क्रिएट करने में तुम्हारा मार्केटिंग क्या करेगा, मदद करेगा। तो फर्स्ट एम है मार्केटिंग का कि डिमांड जो है गुड एंड सर्विसेज की उसको क्रिएट करना। कैसे करेगा, उसके लिए ये कस्टमर की नीड को पहले पता लगाएगा। भाई डिमांड तभी होगी, कस्टमर तभी डिमांड करेगा जब उसको वो चीज मिले जो उसको चाहिए। तो वो चीज मिले जो उसको चाहिए, उसको लिए मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, है ना। तो चाहिए क्या, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है। दिस इज डन बाय फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस एंड देन यूजिंग एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड प्रमोशन टू परसुएड देम टू बाय। एक बार मेरे को ये पता लगे कस्टमर को चाहिए क्या, फिर मैं बना दूंगी एंड फिर मैं कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू या डोर टू डोर जाके बताऊंगी कि प्रोडक्ट आ गया है और आप इसको ले लीजिए। फिर ऑफकोर्स वो डिमांड करेगा और प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई मार्केटिंग में इतना तीम जाम इसीलिए हो रहा था कि कस्टमर खुश रहे। ठीक, तो मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कस्टमर से शुरू हुई। तुमने देखा सबसे पहले हमने कस्टमर की नीड को पहचाना और खत्म भी कस्टमर के साथ हो रही। आफ्टर सेल में भी हम कस्टमर से ही पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। तो शुरू भी तुम्ही से, खत्म भी तुम्ही से। द मेन फोकस इज टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एंड विद प्रॉपर सर्विस। मेन भाई काम यही है कि कस्टमर को सही माल दो, सही दाम पे दो और सही जगह दो। भाई तभी वो खुश होगा। ठीक है, मैं तुमको सही चीज ना दूं तुम खुश होगे ना मैम, ना। मैं तुमको सही चीज दूं लेकिन सही प्राइस पे ना दूं तुम खुश होगे, नो मैम। मैं तुम्हें सही चीज दूं सही प्राइस पे लेकिन सही जगह ना दूं, मतलब तुम घर पे हो तुम्हें वहां ना डिलीवर करो, मैं तुम्हें अमेरिका में करा दूं, क्या तुम खुश होगे? अरे मैम क्या बात करिए। तो मतलब सब कुछ चाहिए होगा भाई तभी खुश होगा। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर। हर बिजनेस को ना रीजनेबल शेयर चाहिए टोटल डिमांड में। भाई मेरा भी बिजनेस होगा ना, मैं चाहूंगी कि पूरी मार्केट में अगर 100 कस्टमर है ना तो 100 के 100 मेरे पास आए। ठीक, तो वही बोल रहा है कि हर बिजनेस चाहता है कि उसको रीजनेबल शेयर मिले टोटल डिमांड का, मतलब अच्छा खासा हिस्सा मिले कस्टमर की डिमांड का। ठीक है, टू अचीव दिस, इसको पाने के लिए कंपनीज मस्ट मेक प्रोडक्ट पॉपुलर बाय मेंटेनिंग गुड क्वालिटी एंड ऑफरिंग दम एट फेयर प्राइस। और इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसके लिए तुम्हें करना होगा कि तुम अच्छा सामान अच्छे दाम पे बेचो, तभी कस्टमर तुम्हारे पास आएगा, तभी तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। अब जब जियो आया उसका मार्केट शेयर क्यों बढ़ गया, क्यों कस्टमर उसकी तरफ दौड़े दौड़े भागे, क्योंकि भाई वो फ्री में एक तरीके से दे रहा था। तो प्राइस तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बिल्कुल ही रीजनेबल रख रहा लोगों को फ्री में, और अच्छी क्वालिटी भी मिल रही थी, भाई 4G चल रहा था। तो हम क्या गए, चले गए। तो हमें ना मार्केटिंग मार्केट शेयर बनाने में मदद करता है कि हम कस्टमर को वो चीज़ दें जो उसके काम की हो, उसको हम पॉपुलर बनाएं। कैसे, उसको अच्छी क्वालिटी का और अच्छे दाम पे देके, क्योंकि मार्केटिंग में सब कुछ आता है तुम्हारा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्राइसिंग, सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। मार्केटिंग का एम होता है कि भाई हम लंबे समय तक प्रॉफिट बना पाए और ग्रो कर पाए। बिजनेस कैन सर्वाइव ओनली एंड एक्सपेंड इफ इट्स सेटिस्फाई कस्टमर नीड वाइल ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट। भाई तुम लंबे समय तक बिजनेस को सर्वाइव तभी करा पाओगे जब तुम्हारा कस्टमर तुमसे खुश है, और कस्टमर खुश तब होगा जब हम प्रॉपर क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके उसके हिसाब का डिजाइन करके सही प्राइस पे सही प्रमोशन को के थ्रू, आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू उसको सर्विस देंगे। तो वही बोल रहा है कि मार्केटिंग तुम्हें इसमें हेल्प करता है कि तुम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सर्वाइव कर पाओ। ठीक, नेक्स्ट इज गुडविल। मार्केटिंग तुम्हारी अच्छी रेपुटेशन भी बनाने में मदद करता है। जब तुम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दोगे सही प्राइस पे और एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस दोगे ना, तो बिजनेस कस्टमर का भरोसा जीतेगा। खुद सोचो ना, मेरा बिजनेस है, मैं अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देती हूँ, सही दाम पे देती हूँ, ठीक है, और मैं इवन आफ्टर सेल सर्विस भी देती हूँ, वारंटी भी है, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है हम सही भी करा के देते हैं। तो क्या कस्टमर मेरे पे भरोसा करेगा, नहीं करेगा? करेगा। वो मेरे ब्रांड को ट्रस्ट करेगा, प्रेफरेंस देगा, तो मेरी इमेज, गुडविल मतलब क्या, मेरी इमेज इंप्रूव होगी। ठीक, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करता है। कैसे? उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देके, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देके, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। भाई ये मार्केटिंग में सेल्स की नौकरी होगी, एड्स की नौकरी होगी, ठीक है, गुड्स को बनाने की नौकरी होगी, मतलब प्राइसिंग के मैनेजर्स की नौकरी होगी, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को नौकरियां मिलती हैं। नौकरी मिलेगी, पैसा होगा, तो अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, अच्छे क्वालिटी खरीदेंगे, तो स्टैंडर्ड, ठीक है, जीवन का जो दर है, स्टैंडर्ड है तुम्हारा, वो भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये सब बेटा क्या थे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। तो तुम्हें याद रखना है, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सिलेबस में हमने डिस्कस करा। अब हम आएंगे बेटा तुम्हारे प्रोडक्ट पे और सर्विस पे। प्रोडक्ट एंड सर्विस के तुम्हारे बस जो मीनिंग है वो तुम्हें याद रखनी है। प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है प्रोडक्ट एंड सर्विस तो सेम चीज है। अलग क्या है, अलग है बेटा। प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील, ठीक है। बट तुम्हारा जो सर्विस है ना वो इनटेंजिबल है, उसको तुम देख छू नहीं सकते हो, ठीक है। यू कैन फील दैट। तो प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टैंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब मटेरियल, कलर, डिजाइन, वेट एक्सेट्रा, मतलब जो भी इसके फीचर्स है जिससे वो बना हुआ है। बेसिकली असेंबल्ड इन एन आइडेंटिफाइड फॉर्म, जिसको हम असेंबल करते हैं ऐसे फॉर्म में जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे पेन, देखो पेन के बहुत सारे पार्ट हैं, बैरल है, थ्रस्ट है, इंक है, स्प्रिंग है, बॉल प्रिंट है, टिप है। ये सब चीज़ों को जब, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इन सबको जब इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं, तो एक टैंजिबल चीज बन के आती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो तुम्हारे देख सकते हैं, वो क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट। क्लियर है। तो सेट ऑफ टैंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स असेंबल्ड जो होता है एक आइडेंटिफाइड फॉर्म पे, जैसे बॉल पेन, ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। ये किससे बना हुआ है, ये बहुत सारे फिजिकल एट्रीब्यूट से, ऐसे एट्रीब्यूट से जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, इंक, इनको असेंबल किया गया एक ऐसे फॉर्म में जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरे ये पेन है, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सर्विस। क्या होती है सर्विस? इनटेंजिबल बेनिफिट, यूटिलिटीज या सेटिस्फेक्शन ऑफर्ड फॉर सेल। ये इनटेंजिबल होते हैं, मैंने बताया, जिसको तुम ना छू सको ना देख सको, ये होते हैं इनटेंजिबल, यू कैन फील इट। ये इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। जैसे मैंने उस पास सर्विस ली तो मेरे को फील होगा वो बेनिफिट, वो जो यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन मिला, आई कैन फील दैट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब क्या है बेटा, सर्विस है। एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उसका फायदा मिला, बेनिफिट मिला, तुमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये जो बेनिफिट है, ये जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं हाँ यहाँ से अपने घर आ गई, ये क्या है, ये सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन की बातचीत करी तुमने, अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, उससे बात करी, तो ये जो सर्विस मिल रही है तुम्हें, इसे भी सर्विस बोलेंगे। जो बेनिफिट मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, शेयर करने की, ये भी क्या है, सर्विस है, ठीक है। बैंक जो तुम्हें सुविधाएं देता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, अभी ऑनलाइन पेमेंट छोड़ नहीं सकते हो, बट यू कैन फील द बेनिफिट, यूटिलिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट। तो दीज आर व्हाट सर्विस। 2-3 एग्जाम्पल याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब भी सर्विस देते हैं, ये चीज यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा जी आपका प्राइसिंग। कि प्राइसिंग क्या होती है, हम समझेंगे कि प्राइस क्या होता है, फिर समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग के। मतलब एक कंपनी जब प्राइस तय करती है तो वो क्या सोच के तय करती है, ठीक है। तो हमें ये चीज आपकी देखनी है। तो सबसे पहले प्राइस क्या होता है, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मान लो मेरे को ये चीज खरीदनी है, तो मैं बोलूंगी इसका प्राइस क्या है, मैं बोलूंगी इसका प्राइस है 600। मतलब मुझे इसको खरीदने के लिए 600 रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे जिस चीज को खरीदने के लिए जो पैसा पे करना पड़ेगा वो उस चीज का क्या होगा, दाम होगा, प्राइस होगा। क्लियर। तो वही चीज लिखी है। प्राइस डिनोट द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब इस प्रोडक्ट या सर्विस की मनी वैल्यू क्या है, ये कितने का मिलेगा, मनी वैल्यू क्या है इस प्रोडक्ट एंड सर्विस की। It is the amount of money a seller asks for product and service and the amount of money buyer are willing to pay. ये वो पैसा है जो सेलर बोल रहा है कि अगर तुम्हें इसको चाहिए, खरीदना है, तो मुझे ये पैसा दो, 600 रुपए दो, और बायर उतना पैसा देने को तैयार है। मतलब मैं जो पैसा देने को तैयार हूँ, जो तुम पैसा चार्ज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्राइस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मनी जो सेलर आस्क करता है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और बायर रेडी हो जाता है देने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्राइस। जैसे कि क्लार्क ने डेफिनेशन दी है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विस इज मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तुम अगर मार्केट जाओगे तो उसमें उसको तुम्हें वो किस दाम पे मिलेगी, ठीक है, वो होता है उसका प्राइस, ठीक है। जो दो तुम पैसा देना चाहोगे, जैसे मान लो सेलर ने बोला मैं 600 लूंगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं 550 दूंगी, हम जिस बेस पे एग्री हो जाए वही उसका प्राइस हो जाएगा। मतलब जो पैसा मैं देने को तैयार हो गई, अमाउंट जो मैं पैसा देने को तैयार हो गई और जो सेलर पैसा लेने को तैयार हो गया, वो उसका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग के। हम जब प्राइस तय करेंगे मैम, तो हम क्या सोच के तय करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने में। आपने इसका प्राइस 600 रखा, क्यों रखा 600, क्या आपका उद्देश्य था इसके पीछे, वो हम पढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न मतलब
रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न मतलब जो मेरे को वापस चाहिए, क्या रेट चाहिए, टारगेट क्या है मेरा कि मेरे को इसमें इतना पैसा कमाना है, बेसिकली वो मेरा क्या है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरे को इस चीज़ पे जो मैंने पैसा लगा दिया, मान लो कोई प्रोडक्ट है, इसको बनाने में मैंने जो भी पैसा लगाया और मैं चाह रही हूँ कि मेरे को इसका इससे कम से कम 10 रुपए का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ये मेरा क्या है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फर्म सेट प्राइस टू अर्न रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑन नेट सेल, बोला फर्म जो है वो प्राइस सेट करती हैं, क्यों प्राइस सेट करती हैं, ताकि उन्हें रीजनेबल रिटर्न मिल पाए उनके इन्वेस्टमेंट पे। भाई मैंने पैसा लगाया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने पैसा लगाया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैंने जो पैसा लगाया उसमें जितना रिटर्न मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए, ठीक है। तो बोल रहे हैं फर्म प्राइस सेट करती हैं ताकि उन्हें रीजनेबल रिटर्न मिल जाए, तो मैं इसका दाम उतना ही सेट करूंगी जितने से मेरे को वो रिटर्न मिल जाए जो मैं चाह रही हूँ उससे। अभी हम तुम्हें एग्जांपल से बताएंगे, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। द गोल इज टू कवर प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मेरा गोल क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है, मैं किसी कोई भी ये पेन भी अगर प्राइस पे बेच रही हूँ 10 रुपए में, तो अगर मेरे को 6 रुपए बनाने में लग गया ना, तो मैं चाहूंगी यार कि कम से कम 6 रुपए तो उसका जो भी मैंने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एडवर्टाइजिंग किया है, उतना प्राइस तो मैं रिकवर कर ही लूँ, है ना, 6 रुपए तो मैं कवर ही लूँ, और इवन प्रॉफिट भी अर्न करूँ। चाहे मैं इसको 8 का बेचूं तो मेरे को 2 का प्रॉफिट मिलेगा, 4 का बेचूं तो मेरे को 10 का बेचूं तो मुझे 4 का प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्राइस सेट करने का ये नहीं होगा कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, कॉस्ट के साथ साथ मेरे को कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। 6 का बना है तो प्राइस या तो मैं 8 रखूंगी या 10 रखूंगी, ताकि कॉस्ट के साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी कवर हो जाए, ठीक है। दिस मैथड इज ऑल्सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस मेथड को हम बेटा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं और फिर प्राइस सेट कर रहे हैं। मैंने किया ना, मैंने कॉस्ट बोली 6 रुपए थी और मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट के ऊपर मैंने प्रॉफिट ऐड किया, अब मैंने कहा मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगी, तो ये क्या हो गया इसका प्राइस, ठीक। अब तुम देखो इसमें एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लो कंपनी ने 50 लाख इन्वेस्ट करे और वो बोल रही कि मेरे को इस 50 लाख में 30% रिटर्न चाहिए। यार मैंने धंधा शुरू किया, मैंने 50 लाख लगाए, मेरी कोई उम्मीद तो होगी ना कि 50 लाख लगा के मेरे को कितना पैसा बनाना है। मैंने कहा ये 50 लाख लगा तो रही हूँ, लेकिन मेरे को इस 50 लाख का 65 लाख चाहिए, मतलब जो 30% रिटर्न है, 50 लाख का 30% 15 लाख का मुनाफा चाहिए मेरे को 50 लाख में। मैंने 50 लाख लगाया, मशीन लाई, सेटअप पूरा किया, और उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं 20,000 यूनिट ऑफ पेन जो है वो बनाऊंगी। मान लो मैंने कहा कि मैं 20,000 पेन बनाऊंगी, और एक पेन का कॉस्ट बनाने का मुझे 50 रुपए आ रहा है। अच्छा मैम, मतलब 20,000 आप पेन बना रही हो और एक पेन 50 रुपए का बन रहा है? हाँ बेटा, एक पेन 50 रुपए का बन रहा है, इसका मतलब मैम टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 10 लाख, ठीक है। 20,000 पेन बन रहे हैं, 50 रुपए का एक पेन बन रहा है, मतलब कि 10 लाख मेरी कॉस्ट आ रही है 20,000 पेन बनाने की। अच्छा मैम, तो आप 10 लाख में बेच दोगी? पागल तो नहीं हो बेटा, मैं कॉस्ट में क्यों बेचूंगी, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे? हाँ मैम चाहिए, और आपने तो कहा था कि आपको 15% का रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट में, मतलब 15 लाख का प्रॉफिट बोला था। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, इसमें अपना रिटर्न दैट इज 15 लाख जोड़ दूंगी कि भाई मेरे को 15 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो 10 में 15 जोड़ा दैट इज 25 लाख। अब ये 25 लाख कितने पेन का है पूरा, तो ये कितने पेन का आया पूरा, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ के कितने का आया, यह है मैम 20,000 का। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हो सकती है, सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, 25 लाख को डिवाइड करेंगे 20,000 से, जैसे 125, मतलब एक पेन में 125 का बेचूंगी, जिसमें मेरा कॉस्ट भी कवर हो जाएगा और मेरा को जो प्रॉफिट चाहिए वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अब सारा प्रॉफिट एक ही पेन से थोड़ी ना निकालेंगे, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो 25 लाख जो भी आया मेरा, कि जो टोटल कॉस्ट मेरी बनी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी जितने यूनिट में बेच रही हूँ, ठीक है, 20,000 से, तो मेरा पर यूनिट की सेल्स कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 125। थोड़ा मैथ्स से मैथ्स पढ़ी होगी, बेसिक है, तो 125 रुपए का मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न था कि मेरे को 15 लाख का चाहिए रिटर्न, हर पेन पे 30% का रिटर्न चाहिए, वो मैंने यहाँ पे अचीव करने की पूरी कोशिश की है, अपना कॉस्ट भी कवर किया और प्रॉफिट बन गया। तो मेरा यहाँ पे प्राइस सेट करने का उद्देश्य था अपना रिटर्न जो मैंने टारगेट किया है वो अचीव करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका प्राइस सेट करने का, वो है प्राइस स्टेबिलिटी। बहुत सारी फर्म कहती है कि हमें प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, हम नहीं चाहते कि आए दिन हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कभी एकदम बढ़ता है कभी घटता है, ऐसे तो भाई मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, कस्टमर कहेंगे पागल है क्या कंपनी, एक दिन ये पेन बेचती है 10 का, एक दिन 20 का, एक दिन 50 का, एक दिन 2 का, पागल हो गई है क्या,
ऐसे तो मेरे कस्टमर मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। तो बोलती है कि मेरे को प्राइस स्टेबल रखना है, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइस वैसा सेट करेंगे जिससे मेरा प्राइस एक बराबर रहे। तो द एम इज टू अवॉइड साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन प्राइस वॉर। कंपनी चाह रही है कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन ना हो, कि बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, या प्राइस वॉर भी ना हो। प्राइस वॉर मतलब मैंने प्राइस घटाया, मेरे कॉम्पिटिटर ने भी घटा दिया, उसने और घटा दिया, मैंने और घटा दिया, इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम इस फिलॉसफी पे चाहेंगे कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। प्राइस स्टेबल रखो, तुम भी उसी दाम पे बेचो, मैं भी उसी दाम पे बेचूं। ऑल फर्म कीप स्टडी प्राइस स्टडी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बाय रिड्यूसिंग देम। तो सब लोग क्या करते हैं, सेम प्राइस रखते हैं, है ना। सेम प्राइस रखो, फालतू में लड़ना झगड़ना नहीं है, स्टेबिलिटी रखो। सब लोग जो प्राइस चार्ज करो वही प्राइस चार्ज करो। कॉमन है ये ओलिगोपोली मार्केट में। बेटा ओलिगोपोली मार्केट, एक हिंट दे रही हूँ तुम्हें, वैसे ओलिगोपोली मार्केट तुम्हारे में है ही नहीं सिलेबस में, ये चीज़ यहाँ मेंशन कर दी गई है, तो मैं एक हिंट दे रही हूँ। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे कुछ फर्म डोमिनेट करती है। कुछ फर्म मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्म नहीं होती हैं कंपटीशन में, कुछ ही होती है। जैसे कि टेलीकॉम में ज़्यादा तुम्हें एयरटेल मिल जाएगा, जियो मिल जाएगा, BSNL मिल जाएगा, है ना, VI मिल जाएगा, और ज़्यादा फर्म नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी फर्म हो सकती है, 50 लाख, बट यहाँ पे बहुत ही कुछ ही फर्म मोटी मोटी हैं जो डोमिनेट करती हैं, उसे बोलते हैं ओलिगोपोली। तो ये ओलिगोपोली मार्केट में क्या है, ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पे ये लोग आपस में ना लड़े, इसलिए प्राइस सेम रखती है। तुम देखो एयरटेल का भी जितने मंथ का रिचार्ज 299 का है, वही जियो भी चार्ज कर रहा होगा, वही बाकी कंपनी भी ऑलमोस्ट चार्ज कर रही होंगी, ठीक है, ताकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ना हो। तो प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट कंज्यूमर ट्रस्ट। भाई प्राइस स्टेबल रहेगा, सारी फर्म एक ही जैसा प्राइस हमेशा चार्ज करेंगी, तो कस्टमर का भी ट्रस्ट बना रहेगा, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जो बड़ी फर्म है वो प्राइस सेट कर देती है, ट्रेंड सेटर बन जाती है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। जैसे अमूल मिल्क, उसने एक प्राइस सेट कर दिया कि 1 लीटर का दूध 30 रुपये में बिकेगा। अब भाई जितनी भी फर्म आ रही है उसको कॉपी कर रही है, हम भी 1 लीटर का 30 या थोड़ा कम पे बेचेंगे, बट ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका मार्केट शेयर। बहुत सारे फर्म होते हैं, बोलते हैं कि हमें मार्केट शेयर चाहिए, इसलिए हम सस्ता बेचेंगे। जैसे जियो फ्री में बेचा, सस्ते में बेचा, क्यों? क्योंकि उसको अपना मार्केट का शेयर बनाना था, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने पास लाना था। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें मार्केट शेयर चाहिए, तो तुम उस हिसाब से अपना प्राइसिंग सेट करोगे। तो सम फर्म की प्राइस लो टू इंक्रीज देयर शेयर इन मार्केट। बहुत सारी फर्म अपना प्राइस कम रखती है, क्यों? ताकि वो अपना मार्केट में शेयर इंक्रीज कर पाए, ताकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर उनके पास आ पाए। यहाँ पे फर्म जो है वो प्राइसेस को कुछ समय तक रिड्यूस करती हैं ताकि एक्सपैंड कर पाए, बाद में बढ़ा देती हैं। तुम देखते रहे, कुछ लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में प्राइस कम रख देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा देते हैं जैसे वो फेमस होते हैं। तो इनका काम क्या है, मार्केट शेयर, कि हम प्राइस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करें, बाद में हम इंक्रीज कर देंगे। जियो का एग्जाम्पल तुम्हें याद दिया है कि जब जियो आया तो उसने फ्री और चीप में डेटा दिया ताकि कस्टमर उसके बंधे, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना बढ़ा दिया। नेक्स्ट इज मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें कंपटीशन को मीट करना है, तो तुम भाई कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही प्राइस रखोगे, या तुम चाहते हो कि कंपटीशन और ना आए तो तुम प्रिवेंशन के हिसाब का प्राइस रखोगे। इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म कट प्राइस टू मीट राइवल प्राइस। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फर्म क्या करती हैं, जो कॉम्पिटिटर प्राइस चार्ज कर रहा होता है वही प्राइस चार्ज करती हैं। अगर कॉम्पिटिटर ने कम किया तो वो भी कम कर देती हैं, ठीक है। समटाइम फर्म ड्रास्टिकली रिड्यूस प्राइस टू प्रिवेंट न्यू कॉम्पिटिटर। और कोई नया बंदा अगर आने वाला होता है मार्केट में, तो फर्म समझ जाती है कि अब ये भी आके कंपटीशन बढ़ा देगा, तो एक काम करो, खूब प्राइस गिरा दो, जिससे वो आने से पहले भी सोचे, हैं इतने सस्ते में बेच रहे हैं, मैं शुरुआत में इतने सस्ते में नहीं बेच सकता, पहले भाग जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं कंपटीशन को मीट और प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है कि तुम मार्केट में सस्टेन करो, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों लोग दड़ा अपना प्राइस गिराते हैं, देखते हैं जो वो जितने में बेच रहा हम भी उतने में बेचेंगे, ताकि कस्टमर दोनों में जिसको उसको लगे सेम प्राइस में मिला है, फिर भी प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस के हिसाब से जाए, बट प्राइस के हिसाब से ना जाए, ठीक है। और अगर कोई छोटा प्लेयर अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो इतना प्राइस हम कम कर देंगे कि वो डर के मारे आए ना। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा उद्देश्य है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उस हिसाब से प्राइसिंग करूंगी। फर्म में एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय चार्जिंग एज मच कंज्यूमर आर विलिंग टू पे।
कंज्यूमर जितना पे करने को रेडी है मैं उससे उतना पे करवाऊंगी, इस हिसाब से हम प्राइसिंग रख सकते हैं। जैसे दिवाली होली फेस्टिवल होता है, तुम देखते हो कि बसेस के प्राइस, एयर टिकट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंज्यूमर को भी यही रहता है यार कि कोई भी मिल जाए, कितने भी मिल जाए, अब जाना है घर, है ना। तो वो एक तरीका हो सकता है तुम्हारा अपना प्रॉफिट बढ़ाने का, कि कंज्यूमर जितना विलिंग है पे करने के लिए हम उससे उतना पैसा क्या करें, चार्ज करें, उस हिसाब से प्राइसिंग सेट करें। बट ये शॉर्ट टर्म गोल होता है बेटा, ठीक है। लंबे समय तक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लंबे समय तक तुम ऐसा करो तो कस्टमर तुम्हें किक आउट कर देगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में बिजनेस को प्रॉफिट और कस्टमर की लॉयल्टी दोनों चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कस्टमर को, भाई कस्टमर से गलती तो कर रहे हो कि उसकी मजबूरी का फायदा उठा के तुम उससे ज़्यादा मौके का फायदा उठा के उससे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, है ना। तो वो आप लॉन्ग रन में नहीं कर सकते। भाई एयरलाइंस का एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग क्या है, मैंने तुम्हें सेल्स का थोड़ा ओवरव्यू दिया ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मार्केटिंग उससे बहुत बड़ी चीज़ है, तुम सेल्स से कंफ्यूज मत करना। इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने, प्रोडक्ट पढ़ा, सर्विस पढ़ा, एग्जाम्पल मीनिंग, और साथ साथ हमने पढ़ा कि प्राइसिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग के, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल्स ग्रुप में इस चैनल को प्लीज़ शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।